जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का चौथा क्वेश्चन। इससे पहले मैंने पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है। वो वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी गई है दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक, हमारा एक्सरसाइज है 9.1, प्रश्नावली 9.1 का चौथा क्वेश्चन। देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। क्या होगा दोस्तों कि भूमि के एक बिंदु से दोस्तों ये हमारे पास क्या है, भूमि। ठीक है, और भूमि पर एक कोई बिंदु है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक बिंदु हो गया ए। ठीक है दोस्तों, हमने अभी केवल इतना पढ़ा है कि भूमि के एक बिंदु से, ये हमारी भूमि है, धरती है, इस पर कोई एक बिंदु क्या हो गया दोस्तों, ए, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के पाद बिंदु, अब मीनार कहां पर होगा दोस्तों, इसी भूमि पर, तो हम यहाँ पे एक मीनार बना देते। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, मीनार। और मीनार का पाद बिंदु का मतलब क्या होता है दोस्तों, नीचे। पाद का मतलब, पाद से आप समझ सकते हैं क्या दोस्तों, पैर। तो पैर हमारा क्या होता है दोस्तों, नीचे, यानी कि पाद बिंदु यानी कि नीचे हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास आ जाता है शिखर बिंदु। तो शिखर का मतलब क्या होता है, शिखर से आप समझ लीजिए हमारे सिर की बात चल रही है, सर की बात चल रही है। तो सर हमारा कहां पर होता है, ऊपर में। तो जब भी शिखर की बात करेंगे तो ऊपर, और पाद बिंदु की बात करेंगे तो नीचे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, बहुत ही आसान है। तो क्या बोला गया है कि जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु दोस्तों ये हो गया, इसका नाम हम बी दे देते हैं। इससे 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब कोई एक बिंदु ये है जो इस मीनार की पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर है दोस्तों, 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब मीनार का शिखर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये। तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब दोस्तों देखते हैं उन्नयन कोण क्या होता है। तो उन्नयन कोण की बात जब भी की जाए तो आप ये समझ लेना कि कोण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनेगी। कोण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनेगी। जैसे दोस्तों हमारे पास ये एक डायग्राम है, सेम इसी प्रकार से है। अगर यहाँ पे उन्नयन कोण की बात कही गई है तो उन्नयन कोण का मतलब क्या है कि कोण नीचे से ऊपर की ओर बनेगी। हमारा एंगल कहाँ पे होगा दोस्तों, यहाँ पे। तो इसे हम क्या कह देंगे दोस्तों, उन्नयन कोण। ठीक है, इसी प्रकार से एक और हमारा होता है अवनयन कोण। ठीक है दोस्तों, तो अवनयन कोण क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये अवनमन कोण हो जाएगा हमारे पास दोस्तों ये, मतलब जो ऊपर से बनी हो। बात समझ में आई दोस्तों। उन्नयन कोण कहाँ पे बनता है दोस्तों, नीचे में, और अवनमन कोण कहाँ पे बनता है दोस्तों, ऊपर में। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या बोला गया है कि शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण यानी कि कोण कहां पे बनेगा दोस्तों, यहाँ पे नीचे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों उन्नयन कोण हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। इसका नाम दे देते हैं ए, बी, और ये हमारा सी, और ये हमारी क्या हो गई, मीनार की ऊंचाई। इसको हम एच या एक्स कुछ भी मान सकते हैं, हमारी मर्जी है। मीटर में है तो हम इसको भी मीटर में ही मानेंगे। ठीक है दोस्तों, एच मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या दोस्तों, कि माना क्या, मीनार की ऊंचाई। क्या लिखेंगे दोस्तों, कि माना मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई क्या हो गया दोस्तों, ये BC है ना। मीनार की ऊंचाई BC बराबर में क्या लिख देंगे, H मीटर। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देने की बात है हमारे पास कि हमारे पास ये त्रिभुज है दोस्तों। अब इस त्रिभुज में देखना दोस्तों, ये हमारे पास आधार दिया हुआ है और हमें ज्ञात क्या करना है, लंब।
अगर ध्यान से हम देखें तो ये हमारे पास समकोणीय त्रिभुज है। अब समकोणीय त्रिभुज में ये वाली भुजा कर्म और ये आधार और ये हमारा क्या होता है लंब। ठीक है दोस्तों, तो हमने पढ़ रखा है कि आधार और कर्म का रिलेशन किसमें होता है दोस्तों, टेन में होता है, टेन थीटा में। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाने वाले हैं दोस्तों, टेन थीटा। क्या लगाएंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर में क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टे में आधार। टेन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बट्टे में आधार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर कितना दोस्तों हमारे पास है 30 डिग्री। तो लिख देंगे टेन 30 बराबर में लंब हमारे पास क्या हो गया BC और आधार क्या हो गया दोस्तों AB। लंब हमारे पास ये हो गया BC और आधार क्या है दोस्तों AB। ठीक है, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो टेन 30 की वैल्यू हम लिखते हैं 1/√3 BC की वैल्यू हमने क्या मान रखा है दोस्तों H और AB की वैल्यू हमारे पास क्या है दोस्तों, तो AB की वैल्यू हमारे पास है 30। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। H को यदि हम √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3H बराबर में 1 को यदि 30 से गुणा करेंगे तो 30। ठीक है दोस्तों, ये √3 यहाँ पे गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग, तो इधर क्या बच जाएगा दोस्तों केवल H, ये इधर आ जाएगा 30 बट्टे में √3। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 30 बट्टे में √3। अब इसका हम क्या कर देंगे दोस्तों, प्रमेयीकरण करेंगे। तो हम जानते हैं प्रमेयीकरण कैसे करते हैं, जो हमारा हर होता है उसी को हम गुणे में ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो √3 है दोस्तों हमारे पास, तो हमने √3 ऊपर भी लिखा, √3 नीचे भी लिखा, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 √3। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 √3। 30 को यदि हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 √3 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। अब देखना दोस्तों यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 दाहम 30 कट रहा है ये बिल्कुल। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 √3 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर होगी या है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। दोस्तों सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम हमारा होता है इन सब क्वेश्चन में कि डायग्राम को बनाना, डायग्राम ड्रॉ करना। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो ये हमारे पास एक भूमि है दोस्तों और कोई एक पतंग यहां पर है। ठीक है, और कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है दोस्तों, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है या दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पतंग यहां पे उड़ रही है, इसकी कोई एक डोर होगी और उस डोर को एक भूमि के किसी भी एक जगह से या किसी भी एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो ये पतंग है और इसकी डोर दोस्तों हमारे पास यहाँ पे है और हमने इसको बिल्कुल यहाँ पर क्या कर दिया है, डोर को बांध दिया है। दोस्तों समझ में आ रही है। अच्छा, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। अब भूमि के साथ इस डोरी का जो झुकाव है, ये हमारा भूमि है और ये हमारी डोरी है, इसका झुकाव कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई झील नहीं है। दोस्तों ये डोरी में कोई झील नहीं है, डोरी बिल्कुल क्या है, टाइट है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों, इस डोरी की लंबाई। नामकरण कर देते हैं A B C
हम चाहेंगे तो पी क्यू आर कुछ भी मान ले, वो हमारे ऊपर डिपेंड है दोस्तों। तो मैंने ए बी सी मान लिया है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास त्रिभुज आ गया ए बी सी, हमें मालूम है ये हमारा आधार हो जाएगा, ये कर्म, और ये हमारे पास लंब, ठीक है दोस्तों। तो हम यहां पे लिखेंगे कि माना डोरी की लंबाई, है ना, डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो माना डोरी की लंबाई, अब डोरी की लंबाई क्या हो जाएगा, AC, ठीक। तो डोरी की लंबाई AC बराबर में x मीटर मान लेते, कितना मान लेते हैं दोस्तों, x मीटर, ठीक है। माना डोरी की लंबाई बराबर में x मीटर, ठीक। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे कि हमारे पास ये क्या दिया गया है, लंब, ठीक है, और हमें निकालना क्या है, कर्व निकालना है दोस्तों। तो लंब और कर्व का रिलेशन किस में होता है दोस्तों, तो हम सीधी सी आंख बंद करके बोल देंगे भाई साइन थीटा में होता है, ठीक है। इतने क्वेश्चंस को हम कर लिए हैं कि हमारे माइंड में ये वैल्यू जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाना चाहिए। हर जगह जरूरी नहीं है कि आप लालू आलू लाया, कच्चे कच्चे आलू लाया, क्वेश्चंस को आप अगर करते जाओगे तो दिमाग में वैल्यूज वगैरह बैठती जाएगी। वो मैंने शुरुआत में आपको इसीलिए बताया था ताकि अगर आप कहीं पे कंफ्यूज होते हो या आपको कोई दिक्कत होती है तो आप बगल में लिख लीजिए और उससे फिर इन रेशियोज को, इन अनुपातों को आप निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे कि माना डोरी की लंबाई बराबर में x मीटर, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम क्या करेंगे कि लंब और कर्व का वैल्यू किसमें आता है दोस्तों, साइन थीटा में। तो साइन थीटा लगाएंगे किसमें दोस्तों, तो त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा लगाएंगे। ट्राइंगल एबीसी में क्या लगाएंगे दोस्तों, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर में क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टे में कर्व। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में कर्व। तो हम लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यू कितना है दोस्तों, 60 डिग्री। लंब हमारे पास हो गया दोस्तों BC और कर्व हमारे पास हो गया AC, ठीक है दोस्तों। लंब हमारे पास BC और कर्व हमारे पास AC हो गया। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 विच इज इक्वल्स टू BC। BC हमारे पास कितना है दोस्तों, 60, और AC तो हमें निकालना है, या फिर हम AC की वैल्यू हमने कितना मान रखा है दोस्तों, x। इसको हमने क्या मान लिया है, x। AC बराबर, तो हम यहां पे लिख देंगे x, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, हम चाहें तो यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं, क्या कि यहां पे लिख देंगे देयरफॉर क्या कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री बराबर में क्या होता है, √3/2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो लिख देंगे उसको, क्लियर है दोस्तों। अच्छा, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। यदि हम √3 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, √3x। इसी प्रकार से यदि हम 2 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 120, ठीक है। अब x को केवल हम इधर रखेंगे और √3 को इधर भेज देंगे, तो x बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 बट्टे में √3। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका प्रमेयीकरण। प्रमेयीकरण कैसे करते हैं दोस्तों, √3 बट्टे में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है दोस्तों। तो 120 को यदि हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 √3 हो जाएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से यदि हम 120 को काटते हैं तो कितना आएगा, 40, है ना। 4 × 12 120, 40 आ गया दोस्तों। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 √3 मीटर, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, 40 √3 मीटर, क्लियर है। तो हम चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं कि अतः डोर की लंबाई 40 √3 मीटर होगी। डोर की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, 40 √3 मीटर, ठीक है दोस्तों। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो हम डायग्राम बनाते हैं दोस्तों कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है। भी कोई एक लड़का है जो कितना मीटर लंबा है, तो आप क्या बोलोगे सर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है यहाँ पर कोई, ठीक है। अच्छा, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये लड़का जो है एक 30 मीटर ऊंचा कोई भवन है यहाँ पर, इससे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। ये हमारा भवन हो गया और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई दोस्तों 30 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 30 मीटर, ठीक है। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा भवन है, इससे कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा है और लड़के की ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों 1.5 मीटर, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब ये लड़का इस ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। लड़के का आंख यहां पर है दोस्तों। अब इसने क्या किया कि भवन की ओर चलना शुरू कर दिया। किसके ओर? इस भवन की ओर, मतलब इस घर की ओर। बात समझ में आ रही है? तो इस घर की ओर इसने चलना शुरू कर दिया, तो लड़के की आंख से शिखर का उन्नयन कोण, ये हमारा शिखर है भवन का, इसका उन्नयन कोण कितना हो गया दोस्तों 30 से 60 डिग्री का हो जाता है। मतलब पहले तो ये कितना था 30 डिग्री का था, लेकिन जब कुछ दूरी इसने तय की, मान लीजिए कि इस बिंदु तक ये चल के आ गया, इस बिंदु तक, तो फिर इसकी जो कोण है उसमें परिवर्तन हो गया और वो कोण कितना हो गया 30 से 60 डिग्री हो गया, ठीक है दोस्तों। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चल करके गिरा है। मतलब हमें क्या निकालना है दोस्तों, ये वाली दूरी, कि ये लड़का यहां से लेकर के यहां तक कितनी दूरी तय किया है, हमें वो निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो हम नामकरण कर देते हैं A B C D E और इसका नाम हम कर देते हैं F, ठीक है दोस्तों। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखेंगे हम इसमें क्या कि एक बात हम याद रखना दोस्तों, हमने पढ़ा हुआ है कि ये A B C और D, A B C D हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, एक क्या कह सकते हैं आयत। बात समझ में आ रही दोस्तों, A B C D एक क्या है आयत है। यदि, और हमें मालूम है कि आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है दोस्तों बराबर, ठीक है। यदि ये 1.5 मीटर है तो ये BC की लंबाई भी कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर। इसमें कोई डाउट दोस्तों बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि माना, ठीक है, लड़का द्वारा ठीक है तय की गई दूरी है ना, तय की गई दूरी, लड़का द्वारा तय की गई दूरी किधर भवन की ओर है ना, तो कितना दूरी तय किया है तो DE है ना, DE बराबर में हम क्या मान लेंगे दोस्तों x मीटर। क्या मान लेंगे x मीटर। इसको हमने क्या मान लिया है x मीटर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम क्या लिखेंगे, ये हमारा आयत है तो AD बराबर क्या हो जाएगा BC। तो हम क्या लिख देंगे कि AD बराबर BC बराबर में कितना लिख देंगे 1.5 मीटर, और चाहे तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे कि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है दोस्तों बराबर होती है, ठीक है, लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम आगे क्या करेंगे दोस्तों इसमें देखते हैं। तो हमारे पास अब ये जब 1.5 मीटर आ गया तो असली इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इस CF की ऊंचाई। तो दोस्तों इस 30 में से यदि हम 1.5 यदि हम घटाते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा दोस्तों 28.5 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि CF बराबर में क्या हो जाएगा, इस CF की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इस बड़े वाले में से BF में से BC को यदि हम घटा देते हैं तो CF की मान आ जाएगी।
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी एफ बराबर में बी एफ माइनस बी सी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास बी एफ की वैल्यू कितनी है 30, ठीक है, माइनस बीसी, बीसी की वैल्यू कितनी है 1.5, ठीक है। तो यदि हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 28.5 मीटर, ठीक है। तो सी एफ की वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 28.5 मीटर। क्लियर है दोस्तों, यहां तक कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं दोस्तों, हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, दो कौन कौन से ट्राइंगल हो जाएंगे, ई सी एफ और डी सी एफ, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल सीई एफ की बात कर लेते हैं, किसकी, त्रिभुज सीई एफ में। अब दोस्तों इस सीई एफ में हम क्या लगाएंगे दोस्तों, तो सीई एफ में हम क्या लगाएंगे, ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री होता है। अब दोस्तों ये हमारा क्या हो गया लंब, और इसे हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों लंब, और ये क्या हो गया आधार। तो लंब और आधार किसमें आता है दोस्तों, तो 10 में आता है, 10 का रिलेशन होता है। तो ट्राइंगल सीईएफ में लगा देंगे हम क्या कि 10 थीटा बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों लंब बट्टे में आधार, ठीक है। तो 10 थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है दोस्तों 60 डिग्री, और लंब हमारे पास कितना हो गया, तो सी एफ लंब हो गया, और आधार इसके लिए क्या हो गया ईसी। इसमें कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक। 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ठीक है। और सीएफ की वैल्यू हमने निकाला हुआ है, सीएफ की वैल्यू कितना है हमारे पास, तो सीएफ की वैल्यू 28.5, ठीक। तो लिखेंगे 28.5 बट्टे में ईसी, ठीक है दोस्तों। अब इसका यदि हम इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों √3 ईसी बराबर में 28.5, ठीक है। तो ईसी बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास 28.5, 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा, इधर आके क्या करेगा डिवाइड √3, ठीक है दोस्तों। अभी इसको हमें कुछ नहीं करना, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसी की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार से क्या करना है दोस्तों, त्रिभुज DCF में लगाएंगे, क्या दोस्तों ट्राइंगल DCF में, त्रिभुज DCF में क्या लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि त्रिभुज DCF में ये हमारे पास क्या हो गया दोस्तों लंब, और ये हमारा क्या है आधार, तो इसमें भी क्या लगेगा 10 थीटा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब 80 से 90% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डायरेक्ट आपका 10 थीटा ही लगता है, और वैसे आप खुद भी डायग्राम ड्रॉ करके समझ सकते हैं कि इसमें 10 थीटा लग रहा है या sin थीटा लग रहा है, या मतलब कौन सा हमारा फंक्शन लग रहा है, आप खुद भी पता कर सकते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। तो हमने ट्राइंगल DCF में क्या किया है, लिख देंगे यहाँ पर दोस्तों 10 थीटा है ना, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, एक बार हमने लिख दिया उतना जरूरी है, 1030 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों CF, ठीक है, बट्टे में DC, CF बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों DC, CF बट्टे में क्या हो जाएगा DC। तो 1030 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1/√3, 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और CF की वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना है, तो CF की वैल्यू हमारे पास 28.5 बट्टे में DC। तो ध्यान देना दोस्तों DC कैसे बना हुआ है, तो DC बराबर में होता है DE प्लस में EC, यही तो होता है दोस्तों। DC बराबर में क्या हो जाएगा, इस पूरे DC बराबर में DE प्लस में EC, ठीक है। तो DC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो DE की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा, प्लस में x हो गया। उसके बाद देख दोस्तों EC, तो EC की वैल्यू अभी हमने निकाला है, कितना आया था हमारे पास 28.5 √3, कितना आया था दोस्तों 28.5 बट्टे में √3। ये किसकी वैल्यू आई थी दोस्तों हमारे पास EC की वैल्यू,
इसकी वैल्यू आई थी ईसी की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर बचे हुए पोर्शन को हम आगे कंप्लीट करेंगे, बोर्ड में जगह नहीं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम आगे करते हैं सॉल्व। एक को यदि हम इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x प्लस में 28.5 अंडर रूट का 3। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 3 को यदि हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 28.5 अंडर रूट का 3। ठीक है, ये प्लस कर रहा है दोस्तों, इधर आके क्या करेगा माइनस। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर में 28.5 अंडर रूट का 3 और माइनस 28.5 अपॉन में अंडर रूट का 3। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इनमें हम दोस्तों देखते हैं कि हमारे पास 28.5 अंडर रूट 3, ये 28.5 हमारे पास दोस्तों कॉमन आ रहा है। 28.5 हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी 28.5 है, यहाँ पे भी 28.5 है। इसको हम कॉमन यदि लेते हैं तो 28.5, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा अंडर रूट का 3 माइनस यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 बाय अंडर रूट का 3। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 28.5। ठीक है, 28.5 और ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, अंडर रूट 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा और माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 28.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय अंडर रूट का 3। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें हम देखेंगे कि 28.5 को यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 2 5 से कितना हो गया 10, 10 का 0 हासिल 1। ठीक है दोस्तों, अब देखो 2 8 16 का 6 हासिल 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, तो क्या हो गया दोस्तों 56। तो पॉइंट को हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 56 हो गया। जाहिर सी बात है, देखो दोस्तों वैसे भी हम दिमाग लगा सकते हैं कि भाई 28 दूनी कितना होता है, तो 28 दूनी 54 होता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद 1.5 है तो इसका भी 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, 28 दूनी कितना होता है दोस्तों 56 और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 57। ठीक है दोस्तों, तो 57। ठीक है दोस्तों, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट का 3। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर फिर क्या होगा अंडर रूट 3 का रैशनलाइजेशन, तो अंडर रूट 3 अपॉन में अंडर रूट 3। 57 को यदि हम अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 से 57 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 19, 19 3 57। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 19 अंडर रूट की 3, 19 अंडर रूट 3 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि लड़के ने कितनी दूरी तय की, तो बोलिएगा सर 19 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, डायग्राम बनाना। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, अब भूमि पर कोई एक बिंदु है, ये हमारी भूमि है, जमीन है, यहाँ पर कोई एक बिंदु है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 20 मीटर ऊंचे भवन। ठीक है, अब कोई एक भवन है, घर है दोस्तों, उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर से। देखो भूमि